हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। ओके, तो आज हमारे 75 आर्ट चैलेंज का 67वां दिन और आज के दिन हम पढ़ने वाले हैं अपना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का वन शॉट रिवीजन। ठीक है, आज का वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाला है। बहुत ही शॉर्ट मतलब आपने देखा ही होगा, है ना। ऑलरेडी सारी चीजें मैंने लिख के रखी हुई है ना। बस आपको एक्सप्लेन करना है। अच्छा, ऐसा क्यों किया सर आपने? क्योंकि आज जो है थोड़ी जो हेल्थ इश्यू है मुझे, है ना। और शायद वीडियो रिकॉर्ड कर पाना भी मुझे लग रहा था कि पॉसिबल नहीं होगा, बट स्टिल हमने ट्राई किया कि अगर मैंने आपको ये चीज़ बोला हुआ है कि आप अपना 75 डेज वाला चैलेंज ना ब्रेक करें, तो डेफिनेटली चीज़ पहले मुझे खुद को फॉलो करनी होगी, तब जाकर मैं आपको चीज़ बोल पाऊँगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ ना, चाहे रीज़न कोई भी हो तो चीज़ें ब्रेक नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, और होंगी भी नहीं। मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ कि जब तक है ना कि भगवान ना करे ना ऐसी सिचुएशन आए कि मैं कभी चैलेंज ब्रेक करूँ। तो हेल्थ इश्यू तो ठीक है, बहुत कॉमन सी बात है। चीज़ों को मैनेज करके अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो बाकी सारी बातें साइड में रख के फटाफट से पेन कॉपी ले लो, एनसीईआरटी निकालो। अपन स्टार्ट करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का वन शॉट, जिसके अंदर मैं आपको कम से कम समय के अंदर सारे कंसेप्ट रिवाइज करा दूंगा। हाँ, डेफिनेटली हम इसमें क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम नहीं कर पाएंगे, बट हम इसको रिवीजन कंप्लीटली आपको सारे कंसेप्ट आपको सिखा दूंगा। क्लियर है क्या? चलिए, तो इस देखो, इस चैप्टर के अंदर में दो टॉपिक पढ़ने होंगे। पहला सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड और दूसरा पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। यानी सॉलिड को कंबाइन तो करेंगे, दो शेप्स को हम आपस में कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद पहली चीज जो हम निकालेंगे वो होगा सरफेस एरिया और दूसरी चीज जो हम निकालेंगे वो होगा आपका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम भी पढ़ना है, सरफेस एरिया भी पढ़ना है आपने। क्लियर चीज है? अब देखो, मैं पहले से मान के चल रहा हूँ इस चैप्टर के अंदर कि आपको जो है फॉर्मूले वगैरह आते होंगे यार। ठीक है, फॉर्मूले आपको पहले से आने चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले वगैरह आप इसमें रिवाइज करा पाना वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को फॉर्मूले आते हैं, ये बात मैं मान के चलो। हाँ, अगर आपको फॉर्मूले नहीं भी आ रहे तो पहले आप सारे फॉर्मूलों को एक लाइन में से लिस्ट कर लें, फॉर्मूलों को लिखना, उसके बाद जो है चीजों को स्टार्ट करें। देखो, अगर एक इस चीज को समझने के लिए आपको है ना एक टैंकर का एग्जाम्पल ले जाता है। जैसे हमने एक टैंकर लिया, ठीक है, और उस टैंकर जो है ना देखा होगा आपने ट्रक के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में यूज किया जाता है। तो अगर आप उसको से ब्रेक करके देखोगे आप, तो आपको देखा कि इसके अंदर दो हेमिस्फीयर है ना, आजू बाजू दो हेमिस्फीयर है और बीच में सिलेंड्रिकल पार्ट है। बीच में कौन सा पार्ट है? सिलेंड्रिकल पार्ट। अब इसका अगर आपको टीएसए निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो इसका टीएसए निकालने जो गलत मेंटालिटी जो हमारा सवाल गलत कर देगा, वो क्या होगा? हमें मन में यह आएगा कि इसका टीएसए निकाल देता हूं, इसका टीएसए निकाल दूंगा और इसका टीएसए निकाल दूंगा और मैं तीनों को जोड़ दूंगा। ऐसा करने से ही आपका आंसर गलत आएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि जब आप इसका टीएसए निकालोगे तो टीएसए निकालने का मतलब यह कि ये पार्ट भी आ जाएगा और ये पार्ट, देखो ये देखो सर्कुलर पार्ट जिसको मैंने रेड कलर से किया है, ये दोनों पार्ट आ जाएंगे। जबकि रियलिटी है कि जब आप इसको चिपकाओगे तो ये दोनों पार्ट एक दूसरे में चिपक जाएंगे और ये दिखेंगे ही नहीं। तो आपको ये पोर्शन लेना ही नहीं है और ना ही आपको ये दोनों पोर्शन लेना है। बात समझ में आई? अगर स्फीयर के अंदर मैं इस पोर्शन को छोड़ दूं, मैं सर्कुलर शेप को, तो बाकी बचे हुए पार्ट को अपन क्या कहते हैं? सीएसए। मतलब मुझे इस हेमिस्फीयर के अंदर इसका सीएसए लेना पड़ेगा, इसका टीएसए नहीं। और क्योंकि ये दोनों चिपक के ये भी गायब हो जाएगा, तो आपको सिलेंडर के अंदर भी ये दोनों पार्ट नहीं लेने। और सिलेंडर के मान लो अगर ऊपर और नीचे का ढक्कन आप नहीं लेते हो तो उसे क्या कहते हैं अपन? सीएसए ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का भी सीएसए लेना पड़ेगा और सेम आपको हेमिस्फीयर में भी सीएसए लेना पड़ेगा। इसीलिए देखो, इसका टीएसए का फॉर्मूला क्या बनेगा? सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर पहला वाले का प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस इसका क्या आ जाएगा? सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। अब इन सभी को अगर फॉर्मुलेट करके अपन लिखें तो हेमिस्फीयर का सीएसए कितना आएगा? 2πr², है ना। सिलेंडर का सीएसए आ जाएगा आपका 2πrh और हेमिस्फीयर का सीएसए आ जाएगा आपका 2πr²। अब 2πr² प्लस 2πr² कितना हो जाएगा? 4πr² और 2πrh सेम। अब देखो, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में 2 है, दोनों में पाई है, दोनों में r है, तो 2πr को कॉमन ले लिया मैंने। अब ये 2 2 जा तो 1 2 अंदर रह गया, r का स्क्वायर है तो 1 r अंदर रह जाएगा, प्लस इनमें 2πr बाहर निकला तो h अंदर रह जाएगा, तो 2πr × 2r प्लस h। अब आपको क्या करना है? रेडियस की जो भी वैल्यू यहाँ पे रख देना, हाइट की जो भी वैल्यू यहाँ पे रख देना, आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। थोड़ी बहुत आपको कैलकुलेशन वगैरह करनी पड़ेगी, लेकिन आपका आंसर आ जाएगा। अब ऐसे में ना एक क्वेश्चन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो कि क्यूबिकल बॉक्स है और बॉक्स के अंदर एक आपको हेमिस्फेरिकल ऐसे डिप्रेशन दे रखा है, आपको निकालना है इसका टीएसए। अगेन सेम बात है, देखो पूरा 6 के 6 साइड रहेंगे इसके अंदर, तो इसका टीएसए आ जाएगा 6a का स्क्वायर, ठीक है, बॉक्स का। लेकिन क्योंकि डिप्रेशन है, इसका मतलब कि यहाँ से जैसे मान लो आप चल के जा रहे हो, जैसे ही आप यहाँ पहुंचोगे तो आप तो अंदर गिर जाओगे, क्योंकि अंदर तो पूरा ऐसे आ जाएगा, पूरा खाई टाइप हो गया। जैसे मान लो एक चींटी है, चींटी यहाँ पे चल रही है, वो यहाँ तक चल पाए क्योंकि यहाँ तक सरफेस है, यहाँ तक जमीन है। जैसे ही वो इसके अंदर आएगी तो क्या ये जमीन है? नहीं, ये डिप्रेशन है, मतलब ये अंदर आ जाएगी ना, अंदर गिर जाएगी। मतलब ये सर्कुलर शेप में कटा हुआ है जो कि अंदर आ जा रहा है। तो
आपको ये कॉर्नर लेना है, ये कॉर्नर लेना है, ये कॉर्नर लेना है और वो वाला कॉर्नर लेना है, लेकिन बीच वाला पार्ट आप नहीं ले सकते। यानी 6a के स्क्वायर में से आपको एक सर्कल माइनस करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? हमने एक सर्कल माइनस कर दिया। अच्छा, अब माइनस कर दिया उसकी दिक्कत नहीं है, समझो आपने माइनस कर दिया वो ठीक है, लेकिन अब ये अंदर की तरफ जो बना हुआ है ये भी तो एक तरह से दीवार ही है ना, क्योंकि चींटी यहां से आके यहाँ पे तो गिरी जाएगी, ऐसा नहीं कि इसके अंदर जमीन में आ जाएगी, नहीं, वो यहाँ पे गिर जाएगी, मतलब ये भी तो एक सरफेस है वो, तो ये सरफेस भी तो आपको लेना पड़ेगा, ये वाला सरफेस, और इस सरफेस को हम कहते हैं हेमिस्फीयर का सीएस है। समझो एक हेमिस्फीयर में अगर तुम ऊपर वाला पार्ट छोड़ दो तो नीचे वाला पार्ट क्या कहते हैं अपन? सीएस है, इसीलिए इसका सीएस से भी ऐड किया गया 2πr²। अब नेक्स्ट बात क्या है कि अगर 2πr² में से 1πr² माइनस करोगे तो आपको पास मिलेगा 1πr², वही लिखा 1πr² और 6a² सब कुछ सेम टू सेम। तो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर वेरिएशन का एक और तरीका होता है, आपको ये भी बोल सकते हैं ना कि मान लो हेमिस्फीयर इसके ऊपर रखा हुआ है, ये पार्ट आपको मिटा देना, ठीक है, आप इसको भूल जाओ। अब ऐसे में भी सवाल बन सकता है, सवाल ऐसा भी हो सकता है, उस केस में भी आपका सेम यही रिजल्ट आएगा, क्योंकि पूरा आपको बॉक्स लेना है, बॉक्स के अंदर जितने पार्ट में ये रखा हुआ उतने पार्ट में आप नहीं ले सकते, तो ये पार्ट आपको माइनस करना है, और क्योंकि आपने माइनस कर दिया लेकिन ऊपर वाला पार्ट तो आपको लेना पड़ेगा ना, इसके लिए आपको 2πr² ऐड करना है। मतलब चाहे हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन हो चाहे हेमिस्फीयर इसके ऊपर रखा हुआ हो, दोनों केस में आपका फॉर्मूला यही काम आएगा। क्लियर होगी चीजें? ओके डन। नेक्स्ट पार्ट में अपन को देखना है वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। अब ये बड़ा आसान टॉपिक होता है सर, बहुत ही आसान। कैसे? जब भी मान लो आपको दो शेप कंबाइन करेंगे तो या तो वॉल्यूम ऐड होगा या तो वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट होगा, दो चीजें, या तो ऐड होगा वॉल्यूम या तो सब्ट्रैक्ट होगा। ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे होगा उतना समझते हैं। अब इसके अंदर तो कोई इसका लफड़ा नहीं है ना, लाइक CSA है TSA नहीं, कोई लफड़ा नहीं, वॉल्यूम है बस। डिसाइड ये करना है कि वॉल्यूम जोड़ना है या वॉल्यूम घटाना है। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे? देखो बड़ा आसान तरीका बताऊंगा, ध्यान से देखना। अगर एक शेप के अंदर दूसरा शेप ऐसे रख दिया जाए, अगर एक शेप के अंदर हो दूसरा वाला शेप, उस केस में वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा। क्लियर? और अगर एक शेप के बाहर अगर दूसरा शेप अटैच हो तो आपको वॉल्यूम प्लस करना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है ना। इस केस में आपका फॉर्मूला हो जाएगा πr² प्लस 2/3πr³। और सेम यही फिगर अगर इसमें स्फीयर अंदर की तरफ होता तो ये माइनस हो जाएगा। अब जरा समझना क्यों होता है ऐसा। जैसे मान लो कि एक जूस सेलर वाला, पता है आपको एनसीईआरटी पे एग्जांपल दिया कि एक जूस सेलर है जो जूस बेचता है, तो उसके ग्लास में ऐसा एक हेमिस्फेरिकल रेज्ड है, ठीक है। अब इससे होता क्या है कि जब वो जूस भरता है तो जूस देखो यहां तक आना चाहिए ना, उसके बॉटम तक, लेकिन ये रेज्ड होने की वजह से देखो जूस यहीं तक आ पाएगा। तो क्या हुआ, जूस थोड़ी सी जगह कम हो गई, मतलब जूस थोड़ा सा कम आएगा, और ऐसे जूस सेलर जो है आपका थोड़ा सा पैसा बचा लेता है। आपने देखा आप रेस्टोरेंट वगैरह कभी खाना वाना खाने जाते हो, उसमें दाल आता है, बाल्टी में भर के लाते हैं दाल, लगता है ना बहुत ज्यादा होगा बाल्टी देख के, लेकिन आप कभी ऐसे चम्मच लेना और बाल्टी के अंदर से डालना, आप देखना मुश्किल से चम्मच इतना सही अंदर जाएगा, जबकि बाल्टी इतनी बड़ी होती है। तो उसमें भी क्या होता है, वो हल्का सा रेस्ट करके रखते हैं ना, इससे क्या होता है चीजें बाहर तो आपको देखें कि हाँ बड़ी है, लेकिन अंदर से उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। एग्जैक्ट वही चीज है कि यहाँ पे इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब समझो अगर यही डिप्रेशन वो इस तरह से बाहर से लगाते, अगर बाहर से लगाते तो जो जूस यहां तक आना चाहिए तो वो देखो एकदम अंदर तक आ पाएगा, तो इसका वॉल्यूम और बढ़ गया ना। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो कि अगर एक सिलेंड्रिकल मान लो बॉटल है तुम्हारे पास और ये बॉटल यहीं तक है, अब तुम क्या कर रहे हो, इसको यहाँ पे तुमने कट कर दिया, अब यहाँ पे तुमने एक और सिलेंड्रिकल सेम इसे ऐड कर दिया, इसके अंदर दो बॉटल तुमने कंबाइन कर दिया। तो पहले पानी सिर्फ यहीं तक भर रहा था, अब तुम पानी यहां तक भर सकते हो, वॉल्यूम बढ़ गया ना। बात समझ में आई? तो चीजों को अगर फिगर के बाहर अगर फिगर ऐड होगा तो वॉल्यूम ऐड हो जाएगा, और उसके अगर अंदर तुमने कुछ रखा है ना तो उसके इसमें वॉल्यूम माइनस हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी। क्लियर? ओके डन। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट पार्ट में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं ना, बेसिक वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि दो क्यूब है जिनका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो आपको बताना है कि दोनों क्यूब को अगर मैं चिपका दूं आपस में तो जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बनेगा है ना, देखो दोनों को जोड़ के क्यूबॉइड बन जाएगा, उस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा। बड़ा आसान सवाल है, देखना। वॉल्यूम 64 है और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, तो ए का क्यूब 64 है, मतलब कौन सा नंबर क्यूब 64 आता है? 4 का, मतलब ए की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब ए 4 मतलब इसकी बेस 4 हो जाएगा, इसकी हाइट भी 4 हो गई, ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। अब कंबाइन करने से क्या होगा, 4 + 4 ये टोटल 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये बात ध्यान देना, 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8। लेकिन यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन शॉर्ट आपको एक ऐसा क्यूबॉइड मिल गया जिसकी लेंथ 8 है, ब्रेथ 4 है और हाइट 4 है, और आपको उसका टीएसए निकाल देना है। टीएसए के लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं कौन सा?
2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये फॉर्मूला यूज करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो जितने भी लोगों ने ये वीडियो अटेंड किया है वो ट्राई करें कि आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालें और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्लियर? चलो, तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करने वाले ना। मैंने जितना मतलब सारे इंपॉर्टेंट आंसर जितने इसमें कवर हो सकते थे मैंने सारे कर दिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनको समझना है। कोई दिक्कत रहता है आप उसमें कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट ये कि आप इसके क्वेश्चन NCERT अटेम्प्ट करें, सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका वही साथ देगा, है ना। कंसेप्ट वगैरह तो आपको रिवाइज करा दिया मैंने, अब NCERT सॉल्व करो, उसके सॉल्यूशंस वगैरह देखो आप, है ना, वही चीजें आपको हेल्प करेगी। अच्छा, इसके साथ में एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट था, है ना। कल के दिन संडे है और संडे के दिन जो है लाइव आने के लिए हमने डिसीजन लिया, ठीक। अब हालांकि जिस हिसाब से अभी सिचुएशन है मुझे लग तो नहीं रहा कि चीजें हो पाएगी, लेकिन मतलब ये तो गारंटी है ना, लाइव अगर मैंने बोला है तो अपन आएंगे, है ना। रात को 9 बजे का समय डिसाइड हुआ कि संडे के दिन यानी कल के दिन आपका 67 है ना, 68 डे का वीडियो आएगा ही आएगा, ठीक है। साथ में आपका लाइव भी चलेगा, लाइव सेशन 9 बजे से स्टार्ट करेंगे, वो ऑलमोस्ट 9 से 10 या 10:30 बजे तक होगा। और उस लाइव सेशन में मैंने एक पोल डाला हुआ कम्युनिटी पोस्ट में, अगर आपने देखा हो तो आपने अगर वोट ना किया हो तब जाके आप वोट कर सकते हो बिफोर संडे, संडे के बाद वोट का फायदा नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसके अंदर ना मैक्सिमम अभी तक जो वोटिंग चल रही है वो इस बात को लेकर कि हमें सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने, ठीक। तो लाइव वाले सेशन में हमारा टारगेट यही रहेगा, इसी टॉपिक पर हमारा वीडियो स्टार्ट होगा लाइव वाला, कि आपको चैप्टर 1 से लेके चैप्टर नंबर 15 मतलब 14 चैप्टर तक हर एक चैप्टर के सेक्शन ए के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। सेक्शन ए B C D 3 होता है, तो सेक्शन ए के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर के कल के लाइव में हम कवर करने वाले हैं। हाँ, वो मैं इतनी एश्योरिटी दे सकता हूं कि अगर आपने वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा अगर आपने वो कर लिए, तो अगर आपके 24 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है ना GSCB में, तो कंफर्म है कि 24 में से मिनिमम 12 प्लस तो अप्रोक्सीमेट ना 50% क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मिल जाएंगे। जिस टाइप का क्वेश्चन आपको बताया जाएगा उस टाइप के क्वेश्चन उसमें रहेंगे ही रहेंगे, कंफर्म, एकदम श्योर, कंफर्म, 110% गारंटी के साथ बोल रहा हूं मैं ये चीज। तो कल का लाइव मिस नहीं करना है, ध्यान रखना, ठीक है। 1-1.5 घंटे का जो भी लाइव होगा और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लिख लेना है, एक लाइन से लिख लेना है, ठीक है। और उसकी PDF भी आपको ग्रुप में प्रोवाइड हो जाएगी, मिल जाएगी, ठीक है सर। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं ना कि आज के लिए आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करेंगे। थोड़ा बहुत हो सकता है कि मतलब मेरी आवाज वगैरह उतनी सही ना रही हो, फिर एनर्जी लेवल उतना ना रहा हो जितना होता है, बट ठीक है, मैंने ट्राई किया, मेंटेन किया। आई होप आपको समझ में भी आना चाहिए ना, बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए। तो चलिए, आज को हम यहीं पे खत्म करते हैं आज का लेक्चर, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। टिल दैट पढ़ाई करते हैं, ऑल द बेस्ट सभी का ना। चलो बाय।